डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिनों हम लोग रेस्पिरेशन का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिए। रेस्पिरेशन में पिछले दिन जो पिछली वीडियो हमने दिया था वो आपका रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पर था, जो लास्ट पॉइंट था उस चैप्टर का। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण का क्या तात्पर्य होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई मोटर है, उसमें तेल की टंकी है और उस टंकी में तेल भरा हुआ है, लेकिन टंकी का संबंध आपके इंजन से नहीं है। ठीक है, पाइपलाइन जो है टंकी से जहाँ से तेल की सप्लाई होगी और वो पाइपलाइन इंजन तक नहीं जा रही है, तो इसका मतलब आपके टंकी के अंदर तेल का जो भरा रहना है वो आपके लिए व्यर्थ है, उस मशीन के लिए, उस मोटर के लिए व्यर्थ है। ठीक है, जब तक पाइपलाइन के द्वारा तेल इंजन तक जाएगा नहीं, फिर इंजन जो है सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो तरल है वो तरल एक पाइपलाइन के द्वारा टिश्यू को, सेल्स को जाना चाहिए। अगर पाइपलाइन नहीं है तो टिश्यू और सेल्स तक जो है, जो फ्लूइड्स है, वो तरल नहीं पहुंच पाएगा। और फ्लूइड्स के द्वारा ही, यानी तरल के द्वारा ही, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे आप कह लीजिए एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हो, उत्सर्जी पदार्थ हो, ब्लड के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, एक अंग से दूसरे अंग में, एक सेल से दूसरे सेल में, यानी एक तरल फ्लूइड्स के द्वारा ही ये सर्कुलेशन की क्रिया होती है। जो नॉन कार्डेट्स होते हैं, एनालिट्स को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी नॉन कार्डेट्स होते हैं उनके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो परिसंचरण होता है, वो नली के अंदर होता है, यानी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे अन्य कार्डेट्स हो। नॉन कार्डेट्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो एक कोटर से दूसरे कोटर में, यानी एक पात्र से दूसरे पात्र में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्थ्रोपोडा, जब फाइलम बताए थे तो उस समय हम चर्चा किए थे कि आर्थ्रोपोडा में जो है ये नॉन कार्डेट्स का एक संघ है, इसके अंदर जो सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है वो ओपन टाइप होती है, यानी खुला रक्त परिसंचरण होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नलिकाओं के द्वारा, पूरा जाल शरीर के अंदर जो नलिकाओं का बिछा हुआ है, इसी के द्वारा सर्कुलेशन होता है और यही परिसंचरण है जिससे कि ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट्स का परिवहन किया जाता है। हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स होता है वो आपका जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए, उसका सर्कुलेशन जो है वो ब्लड के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। रक्त, तो रक्त के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। रक्त क्या है उसके बारे में यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। देखिए, ब्लड जो होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी तरल संयोजी ऊतक। यहाँ पे हमने लिखा है तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल भी होता है, कनेक्टिव भी होता है और एक तरह का यह टिश्यू होता है। ठीक है, इट डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, है ना। डिराइव्ड यानी इसकी उत्पत्ति, कराए कि उत्पत्ति जो है, ये उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणीय जो स्तर होता है, भ्रूण की जो लेयर होती है उसके मेसोडर्म से होता है, यानी भ्रूणीय स्तर मेसोडर्म से रक्त की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ अगर हम रक्त की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, तो यह साल्टी होता है इन टेस्ट, यानी नमकीन होता है। इसका जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। ये नमकीन क्षारीय तरल होता है, यानी स्वाद में यह नमकीन होता है। ठीक है,
अगर रक्त की हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड की। साथ ही साथ स्लाइटली हेवियर देन वाटर, ये स्लाइटली हेवियर देन वाटर यानी कह रहा है कि यह वाटर से, पानी से भारी होता है, यह पानी से भारी होता है। और इसकी श्यानता यानी विस्कोसिटी, ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, श्यानता होती है, वो जल से अधिक होती है। ठीक है, तो जल से यह भारी भी होता है, स्वाद में नमकीन होता है, मेजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है और इसकी विस्कोसिटी जो है, श्यानता जो है, वो जल से अधिक होती है। साथ ही साथ ब्लड जो होता है हल्का क्षारीय होता है। ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.3 से लेकर के 7.5 होता है। जो औसत पीएच मान होता है वो 7.4 माना गया है। यानी पीएच मान के आधार पर हम रक्त को कह सकते हैं कि यह हल्का क्षारीय तरल होता है। ठीक है, जिसका पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच में होता है और जो एग्जैक्ट औसत जो माना गया है, एवरेज माना गया है, 7.4 होता है। साथ ही साथ ह्यूमन में बताया गया है कि जो मनुष्य का शरीर भार होता है, जो बॉडी वेट होता है, उस बॉडी वेट का 7 से 8% भाग जो है वो ब्लड बनाता है। यानी सपोज करिए कि 70 kg का मनुष्य है तो उसके अंदर जो है वो 5 से 6 लीटर ब्लड, यानी 70 का 7% बटे 100 आप कर देंगे। ठीक है, इस तरह से तो फिर आपको लगभग 5 से 6 लीटर ये ब्लड जो है पाया जाता है। यानी बॉडी वेट का 7 से 8% जो है ब्लड होता है। साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ ब्लड कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ ब्लड इज स्लाइटली लोअर इन फीमेल्स। मेल और फीमेल, मनुष्य के अंदर और स्त्री के अंदर दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो फीमेल में जो ब्लड की मात्रा होती है वो कम होती है और मेल में अधिक होती है। ठीक है, यानी 5 से 5.5 यानी 5 से 5.5 लीटर्स जो है एक एडल्ट मनुष्य के अंदर 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो बॉडी वेट का 7 से 8% होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा कह रहा है कि जो स्त्रियों में रक्त की मात्रा होती है थोड़ा कम होता है, वो 4 से 5 लीटर होता है। इतना होता है 4 से 5 लीटर, यानी पुरुष में अधिक रक्त होता है और स्त्री में कम रक्त होता है। इसके अलावा कोआगुलेशन ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड इन coagulation of blood is prevented in vessels by heparin। कह रहा है कि रक्त जो है हमारे धमनियों में, शिराओं में बहता है तो रक्त की एक विशेषता होती है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो क्लॉट कर जाता है। लेकिन बॉडी के अंदर इतनी धमनियां हैं, इतनी शिराएं हैं, अगर रक्त उसमें क्लॉट कर जाएगा तो मनुष्य का जीवन दुभर हो जाएगा। तो ब्लड धमनियों के अंदर, कैपिलरीज के अंदर थक्का न जमे, क्लॉटिंग न हो, इसके लिए एक कह रहा है कि एक इसको रोकने के लिए एक एंटीकोआगुलेंट्स होता है, प्रतिस्कंदक होता है, जिसको हम हिपैरिन कहते हैं। हिपैरिन ये प्रोटीन होता है जो कि रक्त को रक्त वाहिनियों में थक्का जमने से रोक देता है। साथ ही साथ कह रहा है कि सीपीडी कुछ जैसे हम ब्लड बैंक में एक्सीडेंट होता है या कोई इस तरह की केसेस जाती है, किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी दशा में उसे ब्लड बैंक से ब्लड सप्लाई कराया जाता है। अब कह रहा है कि ब्लड बैंक में अगर हम आप प्रश्न कर सकते हैं कि भाई ब्लड जो है रुधिर वाहिनी के अंदर नहीं जमेगा, बाहर तो बोतल में आप रखेंगे, ब्लड बैंक में तो जम जाएगा। इसको रोकने के लिए कि उस ब्लड बैंक में रक्त जो है थक्का न जमे, बोतल में जमे ना, इसको रोकने के लिए कुछ कह रहा है कि एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं, उनको हम मिलाते हैं और ब्लड बैंक में रखते हैं। सीपीडी क्या कहा हमने, ये सीपीडी साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज होता है, साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज, इसको मिला दिया जाता है। एसीडी
एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, ये भी एक केमिकल होता है जो मिला करके ब्लड बैंक में रखते हैं। EDTA यानी इथाइलिन डी एमिनो टेट्रा एसिटिक एसिड, ये आपका DTA यानी इथाइलिन डी एमिनो टेट्रा एसिटिक एसिड, ये केमिकल होता है। इसको यानी तीनों में से किसी को मिला करके करे कि आर यूज्ड इन ब्लड, है ना, बैंक टू प्रिवेंट ब्लड सैंपल फ्रॉम क्लॉटिंग, यानी वो ब्लड सैंपल जो है क्लॉटिंग न कर जाए, इसको रोकने के लिए हम CPD साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ACD एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, या फिर EDTA इथाइलिन डी एमिनो टेट्रा एसिटिक एसिड को मिला करके ब्लड बैंक में हम सुरक्षित उस रक्त को रखते हैं, ताकि वो सैंपल जो है आपका थक्का न जमे और उसे किसी को हम ट्रांसफर कर सकें, किसी को भी दे सकें। साथ ही साथ कह रहा है कि रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम बैंक में संरक्षित रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं। जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लड को जो है वो रखा जाता है और उस टेम्परेचर पे वो संरक्षित होता है, वो क्लॉट नहीं करेगा या फिर जो है उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ ब्लड का जो pH होता है, ब्लड का pH सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनिक एसिड को बैलेंस करके किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो एक बफर का काम करता है। देखिए ब्लड के अंदर जो Hb होता है वो भी एक बफर का काम करता है, ठीक है। तो एज वर्क एज Hb वर्क एज ए बफर, है ना। तो कह रहे कि pH मेंटेन करने के लिए, भाई pH मान कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है क्षारीयता बढ़ जाएगी, कम होगा तो अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड H2CO3 और Na2CO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को बैलेंस करके हम कर सकते हैं, इनको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि हेमाटोक्रेट, एक वर्ड है हेमाटोक्रेट। इस हेमाटोक्रेट का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय RBC, वह ब्लड की वह मात्रा, रक्त की वह मात्रा जो RBC के द्वारा ऑक्युपाइड किया जाता है, उसे हम हेमाटोक्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमाटोक्रेट। फिर से एक बार देख लीजिए, ब्लड की वह मात्रा जो RBC के द्वारा ग्रहण किया जाता है, RBC के द्वारा ऑक्युपाइड किया जाता है, उसको हम हेमाटोक्रेट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय विंट्रो ट्यूब है ये, है ना। इसे हम एस्टिमेट करते हैं कि विंट्रो ट्यूब आती है, उसके द्वारा इसका हम आकलन करते हैं। साथ ही साथ आर्टरी में रक्त का जो pH मान होता है, यानी आर्टरी का मतलब ये हुआ कि इसे आप धमनी के अंदर जो pH मान होता है सिरा के रक्त के pH मान से अधिक होता है, यानी आर्टरी में रक्त का pH मान वेन्स के रक्त के pH मान से अधिक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हम लोग ब्लड के कुछ विशेष जो बेसिक जो पॉइंट्स थे उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। परिसंचरण, रक्त परिसंचरण का ये पूरा चैप्टर जो है एक एक करके हम आपको बताएंगे। आज ब्लड के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बताया आपको। देखिए इसके अलावा जो ब्लड ये आपका होता है, इस ब्लड के बारे में कहा जाता है कि ये ब्लड में दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो आपका प्लाज्मा है, क्या है, प्लाज्मा, और दूसरा जो है कुछ एलिमेंट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कार्पसेल्स या कणिकाएं होती हैं। तो प्लाज्मा आपका 55% होता है ना, और कणिकाएं जो है वो 45% होती हैं, है ना। तो रक्त जो है दो भाग से मिलके बना होता है, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा कणिका होती है।
प्लाज्मा की मात्रा जो है 55% होता है, कणिका की मात्रा 45% होता है। आगे हम आपको प्लाज्मा के बारे में, कणिका यानी आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में बताएंगे, फिर हार्ट के बारे में, हार्ट के फंक्शनिंग के बारे में, है ना। तो आगे जो है हम आपको प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज बस इतना ही। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स भी आप मेंटेन कर लेंगे। अगले दिन फिर आपको हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे इसी से संबंधित। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।